भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी सबसे महत्वपूर्ण दो समितियों का ऐलान किया है। एक केंद्रीय चुनाव समिति और दूसरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड पार्टी का। भाजपा के जो संगठन की हायरार्की है उसमें सबसे ताकतवर और सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट्री बोर्ड। पार्लियामेंट्री बोर्ड वो सारे निर्णय जो पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लेता है। किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये फैसला अगर करना है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। इसलिए इस बोर्ड को लेकर एक हमेशा इसका एक औरा रहा है पार्टी के भीतर, और जो लोग इसमें सदस्य बनते हैं उनकी फिर व्याख्या भी उसी ढंग से होती है, और जो इसके सदस्य बनने की पात्रता नहीं जुटा पाते उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से होती है। आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड घोषित किया गया उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं देखता हूं। एक, नितिन गडकरी का उसमें शामिल ना होना, नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्थान नहीं मिला, और दूसरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर देना। एक तरह से पार्टी औपचारिक तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन राजनीतिक हलकों में जब इस तरह के निर्णय होते हैं तो उनकी व्याख्या सेंसेक्स की तरह ही होती है कि किसका शेयर ऊपर और किसका शेयर नीचे। नितिन गडकरी का इस सर्वोच्च संस्था से बाहर होना, शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना, उसके एक अपने मायने हैं। स्वाभाविक है शिवराज जी और उनके समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन इसकी व्याख्या इस ढंग से भी होगी कि शायद शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली दरबार उतना प्रसन्न नहीं, और नितिन गडकरी अपने बयान और वक्तव्यों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, और उनके इर्द गिर्द तमाम इस तरह की कहानियां भी बुनी जाती हैं, बताई गढ़ी जाती हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व को असहज करती होंगी। शायद इसीलिए उनको भी अवकाश पर भेज दिया गया, और नितिन गडकरी को भी एक संदेश हो गया कि आप जरूरी हो सकते हैं, अनिवार्य नहीं। जरूरी हो सकते हैं, आवश्यक हो सकते हैं, अपरिहार्य नहीं। मोदी और शाह की जोड़ी का यह नितिन गडकरी को संदेश है। आप जरूरी हैं, ठीक बात, लेकिन अपरिहार्य नहीं है। और संसदीय बोर्ड में एक नाम जरूर आएगा इस बार, ऐसा मेरे ख्याल से भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता मान रहे थे, तमाम देश भर के राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जरूर आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं दी गई इस बार। हालांकि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसमें किसी भी भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री को स्थान नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा था तो उसकी भी व्याख्या, उस घटनाक्रम की भी व्याख्या इस रूप में हुई थी कि ये योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में बढ़ता हुआ कद है, आभा मंडल है, और जिस ढंग की प्रसिद्धि और कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता
और उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे को जिस कौशल के साथ चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये माना जा रहा था कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से मानकर चलिए, अगर प्रधानमंत्री जी को आप बनारस के सांसद के नाते उत्तर प्रदेश से माने तो वो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2 लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि एक बड़ा अवसर था, और राजनीति में आप एक ट्रेन मिस करते हैं तो यहाँ कोई समय सारणी नहीं होती कि एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन इतने बजे आएगी। आपसे एक ट्रेन छूटी तो अगली कब आएगी राम जाने। और वैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी योगी आदित्यनाथ को रखा जा सकता था, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की भूमिका भी बड़ी व्यापक होती है पार्टी में। उम्मीदवारों का चयन जब अंतिम मुहर लगती है उस पर, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं लगती है, तो इस नाते उसकी एक पकड़ होती है। उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं, तो देखना होगा। देवेंद्र फडणवीस हैं उसमें, चौंकाने वाला नाम है। अभी हाल में पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी आग्रहपूर्वक महाराष्ट्र में। वो कह रहे थे नहीं नहीं हमको नहीं बनना, पार्टी ने कहा नहीं बनना होगा उप मुख्यमंत्री, और एकनाथ शिंदे के सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था। वो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हो गए। सर्बानंद सोनोवाल हैं उसमें। लंबे समय से पार्टी में नेपथ्य में चल रहे ओम माथुर हैं, लंबी बीमारी से अभी उभरे हैं ओम माथुर जी, केंद्रीय चुनाव समिति में उनकी एंट्री हो गई है, वो हैं। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात से निराशा होगी कि दोनों महत्वपूर्ण इकाइयों में पार्टी की, पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, दोनों में योगी आदित्यनाथ का नाम न होना उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जरूर अखरेगा। और भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से अगर आप देखें तो भाजपा के भीतर और भाजपा के बाहर एक परसेप्शन ये है, जो अभी है, परसिस्ट कर रहा है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी और मोदी जी के बाद योगी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एक साथ का चित्र बड़ा चर्चित हुआ था, जिसमें दोनों साथ चल रहे हैं, योगी जी के कंधे पर प्रधानमंत्री हाथ रखे हुए हैं। जब वो चित्र आया था सामने, योगी आदित्यनाथ ने उसको ट्वीट किया था, सार्वजनिक किया था, तो देश भर में इसी ढंग की एक गूंज सुनाई दी थी कि मोदी वर्तमान है, योगी भविष्य है। तो उस दृष्टि से भी शायद उम्मीद ज़्यादा थी कि योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड में रहेंगे या केंद्रीय चुनाव समिति में रहेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी खबर, बड़ी घटना भाजपा के लिए फिलहाल ये है कि नितिन गडकरी को किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसी सबसे ताकतवर संस्था से बाहर कर दिया गया। यानी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा की भाजपा, मोदी जी के लीडरशिप वाली भाजपा में सबको एक दायरे में, अनुशासन के, कार्य व्यवहार के दायरे में रहना होगा,
ऐसा संदेश देने की भी कोशिश है जो इस सूची से दिख रही है। आने वाले समय में इस सूची की अलग अलग ढंग से व्याख्या होगी और राजनीतिक टीका टिप्पणियां होंगी। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं एक बात और कहूंगा, 3-4 दिन के भीतर वहां नया प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त होने वाला है उत्तर प्रदेश भाजपा में। उस पर भी निगाह रहेगी, क्योंकि जो नाम रेस में चल रहा है इस वक्त सबसे आगे, वो नाम भी चौंका रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कोई नया और बड़ा प्रयोग करने जा रही है? इंतजार कीजिए। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर इसकी घोषणा हो जाएगी कि भाजपा का नया अध्यक्ष प्रदेश में कौन होगा। धन्यवाद।